So, welcome to Sambhav Smart Classes. So, I am Sambhav Jain, your SST tutor. अभी जो हम देख रहे थे आपका जो SST का रेगुलर सेशन चल रहा है जिसमें हमने पॉलिटिकल साइंस के ऑल चैप्टर्स कवर कर लिए थे और साथ में ज्योग्राफी का हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम टारगेट करेंगे, आज हमारा चैप्टर रहने वाला है, चैप्टर 2 रहने वाला है आपका ज्योग्राफी का, जो कि चैप्टर है आपका फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स हम आपके लिए लेके आए हुए हैं। जो भी स्टूडेंट्स आप किसी भी स्टेट बोर्ड के हो या CBSE बोर्ड के हो, आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं 2026 के, अभी आपके उसके पहले प्री बोर्ड भी होंगे एग्जाम्स और हाफ ईयरली भी जो भी आपके एग्जाम्स हैं, तो आपके सभी के लिए ये चैप्टर 2 काम आने वाला है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्लास को एंड तक बने रहिएगा। ओके, तो आपको पूरा डिटेल आपको नोट्स मिलने वाले हैं चैप्टर 2 के, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, तो आप अगर चैनल पर नए हैं, आप फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आए हुए हो, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि फॉरेस्ट क्या है। फॉरेस्ट बेसिकली आपका जंगल, और वाइल्ड लाइफ क्या है, जो भी जंगली जानवरों की लाइफ है, वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज तो हम पूरे चैप्टर में कंप्लीट देखने वाले हैं। इसके पहले हम जो फर्स्ट चैप्टर आपका डिस्कस कर चुके थे रिसोर्स वाला, अब इसमें आप क्या देखने वाले हो, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये नेचुरल आपके प्राकृतिक रिसोर्स हैं। कैसे रिन्यूएबल, तो मतलब फिर से आपके बन सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली जैसे कि एक बार हमने कोल पेट्रोल का यूज किया, वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली खत्म हो जाता है, नॉन रिन्यूएबल होता है। तो ये कैसे सोर्स हैं आपके, कैसे रिसोर्स हैं आपके, रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। दे प्रोवाइड इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल बेनिफिट्स। तो इनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपका एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक जो भी हमारी आर्थिक परिस्थितियां, आर्थिक गतिविधियां हैं, ठीक है, एंड कल्चरल तो हमें सारे सांस्कृतिक जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं इन रिसोर्स के थ्रू हमें मिलते हैं। फॉरेस्ट सपोर्ट लाइफ सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग, तो फॉरेस्ट का जो सपोर्ट लाइफ सिस्टम है वो क्या प्रोवाइड करता है हमें, ऑक्सीजन सबसे पहले, जो इंसान के जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है। इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन जो होता है, मिट्टी का कटाव, उसे रोकता है, मिट्टी का क्षरण। प्रोवाइडिंग लिवलीहुड टू ट्राइबल कम्युनिटीज, तो जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जनजाति समुदाय हैं, उन्हें क्या देता है, रहने और जीवन यापन के लिए कुछ चीजें प्रदान करता है। बट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, आज के टाइम में क्या हो रहा है, पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, औद्योगिकरण बहुत ज्यादा हो रहा है, धीरे धीरे इंडस्ट्री लगती जा रही है। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, तो सबसे ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज, इंडियाज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैव बीन हैविली डिप्लीटेड, मतलब बहुत बड़े लेवल पे इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्स है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो आज हम देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से बेसिक फैक्टर हैं जो मायने रखते हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को हम बचा सकते हैं, जिनको हम काबू में करके, कंट्रोल करके हम अपने वाइल्ड लाइफ रिसोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट हमारी चैप्टर की जो हेडिंग है वो है बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, जैव विविधता। आप किसी भी मीडियम से हैं तो आपके लिए ये नोट्स हम बायलिंगुअल इसलिए आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे कि आप बायलिंगुअल लैंग्वेज में हम बोल के आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप इजीली कन्वर्टेड कर पाओगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने ये डिटेल्ड नोट्स बनाए हुए हैं आपके लिए, पूरा चैप्टर हमने कवर किया हुआ है। जो भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, SST जिनको डर लगता है SST से नहीं समझ में आती है, तो ये आप नोट्स देख लीजिए। एग्जाम से पहले आप अच्छे से सारा एग्जाम में कंप्लीट करके आओगे अपनी लैंग्वेज में। तो डेफिनेशन क्या है आपकी, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की हम डेफिनेशन देखें। बायोडाइवर्सिटी मींस द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसीज इन गिवन एरिया। तो बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है कि वेराइटी, सबसे पहले प्रकार, एंड वेरिएबिलिटी मतलब किस प्रकार से विविधता है, ऑफ किसकी, प्लांट की, पौधों की, एनिमल्स की, जानवरों की, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, स्पेसीज इन अ गिवन एरिया, पर्टिकुलर एरिया में हम उनकी क्या देखते हैं, नंबर देखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी मीन द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी, ठीक है, मतलब वेराइटी कितने प्रकार के हैं और किस किस जगह पे वो मतलब पाए जा रहे हैं, ठीक है, ऑफ किसका, प्लांट का, एनिमल का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, स्पीसीज जो भी पर्टिकुलर एक एरिया में हम देखते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी है हमारी, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, जो हमारा
पारिस्थितिक तंत्र है उसको क्या रखते हैं, ये जो हमारा इकोलॉजी है उसको क्या रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। क्या रखते हैं, बैलेंस रखते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी की हेल्प से जो हमारा पूरी बायोडाइवर्सिटी की साइकिल होती है, ठीक है, उसे क्या रहते हैं, ये बैलेंस रहते हैं। सेकेंड वन है प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल्स, जैसे हम जो हमारे जीवन यापन के लिए, लिवलीहुड के लिए जो हमें रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन से, वुड है, मेडिसिन है और फ्यूल है, लकड़ी और जो दवाइयाँ और हमें ईंधन। नेक्स्ट आपका है इंश्योर फूड चेन स्टेबिलिटी, इससे क्या होती है, जो हमारी फूड चेन है, ठीक है, मतलब जिसमें आप देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी रिसोर्सेज जो रहते हैं उसमें क्या, उसको क्या करके रखते हैं, स्टेबल करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं, बायोडाइवर्सिटी स्टेबल करके रखती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स इकोसिस्टम अगेंस्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस, तो हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका उसका बचाव करते हैं जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उनके खिलाफ। अब देखो इंडिया की हम बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। देखो हमारी इंडिया की बायोडाइवर्सिटी या अदर पूरी कंट्री की हम अदर कंट्रीज की बायोडाइवर्सिटी की बात करें या हम पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें अपनी कंट्री के बारे में बात करना है, तो हम इंडिया की बायोडाइवर्सिटी देखेंगे। इंडिया रैंक 6 अमॉन्ग द वर्ल्ड, तो इंडिया की 6 रैंक है पूरे वर्ल्ड में मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज। तो इंडिया में बहुत सारी स्पीसीज हैं, ठीक है, किसकी, एनिमल्स की, प्लांट्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो किस नंबर पे आ रहा है इंडिया, 6 नंबर पे आ रहा है। हैज 47,000 प्लांट स्पीसीज, क्या है, 47,000 प्लांट की स्पीसीज इंडिया में, 6% ऑफ ग्लोबल फ्लोरा, ठीक है। तो फ्लोरा में क्या आ जाते हैं, आपके प्लांट्स आ जाते हैं। पूरे ग्लोबली अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 6% कहाँ पे हैं, इंडिया में कवर है, क्योंकि इंडिया के पास भी अच्छा खासा लैंड रिसोर्स है। सेकेंड वन है अराउंड 89,000 एनिमल स्पीसीज। देखो इंडिया में कंडीशंस भी बहुत अच्छी हैं, अभी हम बात करेंगे आगे क्लाइमेट एंड ऑल की। तो 89,000 एनिमल स्पीसीज हैं, प्लांट स्पीसीज से ज़्यादा कौन सी स्पीसीज हैं, एनिमल स्पीसीज हैं। 7% ऑफ ग्लोबल फोना, मतलब ये पूरे फोना की हम बात करें, पूरे ग्लोबली हम वर्ल्ड की बात करें तो 7% है इंडिया में। अब देखो फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया कितना कितना है हम देखेंगे। अभी हमने देखा 6 और 7% है। 6% क्या है, पूरे वर्ल्ड का हमारे पास फ्लोरा है, और 7% क्या है, हमारे पास पूरे वर्ल्ड का फोना है, ठीक है। इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वेरी ड्यू टू, इंडिया का क्लाइमेट देखो, आप देखोगे अगर इंडिया में कई सारे स्टेट हैं, मीन्स इन अवर कंट्री हैज 28 स्टेट्स, सो इफ वी check the climate of the every state, so there is a different climates in every season, okay, according to weather. Just like if I am living in Madhya Pradesh, okay, so climate is different. If I talk about the climate of South India, so there is a different climate that time and present time. And if I talk about our Madhya Pradesh, our state, so there is a different climate. If I am talking about Jammu and Kashmir, so there is also a different climate. So India has various different climates. तो इंडिया में क्या है, different climates हैं। अब अलग अलग मौसम है अलग अलग जगह, तो ये भी क्या हमारे नेचुरल वेजिटेशन को क्या करता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। जैसे आप देखेंगे गर्म प्रदेश भी है इंडिया में, ठंडे प्रदेश भी हैं, सबसे ज़्यादा बारिश होने वाले जगह भी हैं, जैसे मौसम राम है। तो आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके बाद है सॉइल, क्या है, सॉइल। अब इंडिया की मिट्टी भी है, आप देखेंगे अगर मध्य प्रदेश की मिट्टी की आप बात करो, राजस्थान की मिट्टी की आप बात करो, साउथ इंडिया की आप मिट्टी की बात करो, तो अलग अलग जगह अलग अलग, महाराष्ट्र की आप मिट्टी की बात करो, जो आप ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, मेनली जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के एरिया में मिलती है, ठीक है। रिलीफ है, अलग अलग जगह अलग अलग रिलीफ, अलग अलग लेवल का रिलीफ है, ठीक है। ह्यूमन इंटरफेरेंस कितना है, तो हम अगर पूरे इंडिया में बात करेंगे तो कई जगह पे ऐसा है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है, और कई जगह बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन। इंडिया हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। देखो इंडिया में क्या है, बहुत सारे टाइप के फॉरेस्ट हैं जिनमें आपको नेम पता होना चाहिए। एक तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ठीक है, सेकंड वन है ट्रॉपिकल डेसिडियस, ठीक है, थर्ड है थॉर्न, एंड फोर्थ है माउंटेन, एंड फिफ्थ है मैंग्रूव। मैंग्रूव आपके किस साइड हैं, जो भी आपके समुद्र के किनारे हैं उस साइड आपके मैंग्रूव हैं। आप अगर महाराष्ट्र की बात करोगे, आप वेस्टर्न घाट की बात करोगे, या आप पश्चिम बंगाल की, वेस्ट बंगाल की बात करोगे, तो उधर आपको मैंग्रूव फॉरेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। या आप बात करोगे अहमदाबाद या बेसिकली गुजरात रीजन की आप बात करोगे, तो वहाँ पे आपको मैंग्रूव फॉरेस्ट दिखने वाले हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स, अब देखो वाइल्ड लाइफ में कौन कौन से चीज़ें इंक्लूड हैं, टाइगर हैं, एलिफेंट हैं, राइनोज हैं, ये अपने इंडिया में मेनली पाए जाते हैं। डियर हैं, मंकीज हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स हैं। डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे समझ लीजिए कि ये डिप्लीशन हो रहा है फ्लोरा एंड फोना का किस वजह से हो रहा है। देखो उसमें सबसे पहली तो बात आ जाती है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं,
सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, जहां हमें खेती के लिए ज़्यादा बड़ा एरिया लेना है, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जंगलों को साफ करते जा रहे हैं पैसे कमाने के लिए। एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग। सेकेंड, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कल्टीवेशन को शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। थर्ड, माइनिंग, कई सारी माइनिंग की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ आप कर रहे हो सिटीज़ में कंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। फोर्थ वन है टिम्बर एक्सट्रैक्शन, लकड़ी का बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ से लकड़ी निकाल रहे हैं, काट के फिर बेच रहे हैं मार्केट में, उसे लकड़ी के प्रोडक्ट बना रहे हैं, फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, रोड्स, रेलवेज, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की हैं। ये किसको हमारे डायरेक्टली प्रभावित कर रही हैं, हमारे किसको प्रभावित कर रही हैं, ये फ्लोरा एंड फोना को, ठीक है। तो सेकंड वन है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग में क्या क्या आ जाता है, लार्ज लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्रासलैंड एंड यंग सैपलिंग्स। तो ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ज़्यादा कटाई चराई, इस वजह से क्या हो रहा है कि वो एरिया पर्टिकुलरली जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। थर्ड क्या है, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। माइनिंग क्रिएट्स डस्ट, सॉइल इरोजन, डस्ट क्रिएट होती है माइनिंग से, ठीक है, धूल, सॉइल इरोजन, मिट्टी का कटाव होने लगता है। डिफॉरेस्टेशन होता है, मतलब जंगलों का कटाव होता ही है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कोल माइनिंग, जैसे अगर कोल की माइनिंग करते हैं, ठीक है, कोयला निकालते हैं, कहाँ कहाँ पे, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद लाइमस्टोन माइनिंग, मतलब जो चूने पत्थर की माइनिंग होती है वो कहाँ पे होती है, मेघालय में होती है। इसके बाद अर्बनाइजेशन, शहरीकरण धीरे धीरे, ठीक है। ग्रोइंग सिटीज डिमांड मोर लैंड, तो जो बढ़ती हुई सिटीज़ हैं वो क्या कर रही हैं, उन्हें मतलब लैंड की और ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे आसपास का क्या कर रही हैं, वो फॉरेस्ट एरिया खत्म कर दी जा रही हैं, फॉरेस्ट क्लियर कर, उसके क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट क्लियर करते हैं। फिफ्थ वन है पोचिंग एंड हंटिंग, ठीक है, जैसे इलीगल किलिंग ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों को बेच देते हैं, उनकी जो भी उनकी चमड़ी है उसको बेच देते हैं। और टस्क्स, स्किन्स एंड हॉर्न्स, मतलब उनके जो भी सींग हैं, उनकी स्किन है, उनको उनकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उन्हें क्या कर देते हैं, बेच सेल कर देते हैं अच्छे अमाउंट में, इसलिए इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। मेजर थ्रेट टू टाइगर्स, एलिफेंट एंड राइनोस, बड़े बड़े थ्रेट्स हैं किसको, जो टाइगर्स को लेके, और मतलब जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है तो उन्हें डर रहता है, तो वो क्या करते हैं, इन जानवरों को मार देते हैं। अब कई नेचुरल कॉजेज भी हैं, देखो ये तो हमने देखी ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब नेचुरल कॉजेज कौन से हैं, जो प्राकृतिक कारण है, जैसे अभी आप देख रहे हो कि धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो फ्लड आ रही है, बाढ़ बढ़ती जा रही है, साइक्लोन्स आ रहे हैं, चक्रवात आते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट फायर है, जंगलों में आग लग जाती है, लैंड इरोजन है, लैंड इरोजन, मिट्टी का कटाव बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, और नेचुरल एक्टिविटीज़ के कारण भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, कौन कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जिनके थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं, फ्लोरा एंड फोना का डिप्लीशन हो रहा है। एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बड़े बड़े डैम्स बना रहे हैं पानी को स्टोरेज करने के लिए, अच्छी खेती करने के लिए। सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट, डिप्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल्स, तो धीरे धीरे फॉरेस्ट का सबमर्जेंस हो रहा है, और क्या कर रहे हैं, जो डिप्लेस कर रहे हैं किसको, ट्राइबल्स को। देखो जनजाति लोग, जो ट्राइबल्स लोग हैं वो जंगलों का ध्यान रखते हैं, लेकिन उन्हीं को क्या कर रहे हैं, डिप्लेस कर रहे हैं, तो उनका ध्यान रखने वाला कौन बचा है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, नर्मदा टहरी प्रोजेक्ट, इसमें बड़े बड़े एग्जाम्पल ले रखें, नर्मदा का प्रोजेक्ट है और टहरी प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट, रोड एंड रेलवेज कंस्ट्रक्शन, हर जगह रोड बन रही है, रेलवेज बन रहे हैं। तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट, ये धीरे धीरे क्या है, फॉरेस्ट का एरिया जो होता है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, जो आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स हैं, उसमें बोर्ड में आ सकता है ये एमपी बोर्ड के एग्जाम्स में, जो वो भी बोर्ड के एग्जाम्स हैं, मेनली देखो जो हमारे नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं, जैसे यूपी बोर्ड हैं, राजस्थान बोर्ड हैं, एमपी बोर्ड हैं, उत्तराखंड बोर्ड हैं, तो ये सारे उनके लिए कवर कर सकते हैं आसानी से। है ये सीबीएसई पैटर्न पे ही हमारे सारे नोट्स हैं, तो आप सभी के लिए यूज़फुल हैं, आप चीज़ों को समझ लीजिए एक बार। आप हिंदी लैंग्वेज को समझ लेते हैं तो हमने पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया हुआ है, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए इसमें क्या है, हमारी कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे नॉर्मल स्पीसीज हैं, कौन कौन सी, पॉपुलेशन इन नॉर्मल कंडीशन। जब हम कैटेगरी की बात करते हैं तो उसमें नॉर्मल स्पीसीज में इसका मीनिंग क्या है, पॉपुलेशन इन नॉर्मल कंडीशन, उनकी पॉपुलेशन क्या है, नॉर्मल कंडीशन में है। कौन कौन सी, जैसे कैटल हैं, रोडेंट्स हैं, वाइल्ड बोर हैं, तो ये सब नॉर्मल कंडीशन में है अभी। इसके बाद इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, ठीक है, ओवर द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब ये खतरे की कगार पे ही हैं, मतलब एक्सटिंक्शन को उनको खतरा हो गया है, ठीक है। कौन कौन से हैं, टाइगर हैं, स्नो लेपर्ड हैं, इंडियन राइनो है, तो धीरे धीरे ये खत्म होने की कगार पे ही है। फिर है वल्नरेबल स्पीसीज में कौन कौन से, आपको ये नेम जरूर याद रखने हैं, नॉर्मल, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल। वल्नरेबल में कौन से आते हैं, पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग रैपिडली, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है, उनकी जो जनसंख्या है बहुत क्या आ रही है, बहुत स्पीड से डिक्लाइन हो रही है। मे बिकम इंडेंजर्ड, और जो उन्हें क्या बना रही है, इंडेंजर्ड बना सकती है। ब्लू सीप है, ब्लैक बक है, तो ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं।
अब रेयर स्पीसीज हैं, कोई कई सारी रेयर स्पीसीज भी होती हैं। पॉपुलेशन वेरी स्मॉल, पहले से उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। रिस्क ऑफ बिकमिंग इंडेंजर्ड, मतलब खत्म होने के कगार की उन्हें रिस्क है। कौन कौन से हैं? एशियाटिक एलिफेंट है, जो एशिया में पाए जाने वाले एलिफेंट है। हिमालयन ब्राउन बियर है। तो ये कैसी स्पीसीज हैं? रेयर स्पीसीज हैं, आपको इनके नेम याद रखने होंगे। और कुछ स्पीसीज ऐसी हैं इंडेमिक, मतलब फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर स्टेट में या एक क्षेत्र में ही पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं। अब इसमें अंडमान वाइल्ड पिग हैं जो खतरे की ओर हैं। निकोबार पीजन है। अब एक्सटिंक्ट, जो विलुप्त हो चुकी है। कौन कौन से? नो लॉन्गर फाउंड ऑन अर्थ, मतलब बहुत लंबे समय से अर्थ पे फाउंड नहीं की गई। कौन कौन सी स्पीसीज हैं? डायनासोर्स इन इंडिया, एशियाटिक चीता, जैसे आप देखते हो कि हमारे इंडिया में जो चीता प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अदर नामीबिया, जो साउथ अफ्रीका से चीता को लाके हमारे इंडिया में फिर से कूनो में और गांधी नेशनल पार्क और भी 2-3 जगह और भी क्या किया जा रहा है, उनका फिर से उन्हें बसाया जा रहा है। अब आप देखोगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कैसे हम बचाव कर सकते हैं? जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसका कैसे हम कंजर्वेशन कर सकते हैं? कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग एंड जजिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जितना उचित है उतना ही हमें क्या करना है? नेचुरल रिसोर्स का यूज करना है। आगे आने वाली आपकी जनरेशन है, उनकी पीढ़ी है, उनके लिए भी हमें बचा के रखना है। वाई कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट? सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? टू मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले हमें बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए कंजर्वेशन जरूरी है। टू प्रिजर्व इकोलॉजिकल बैलेंस, जो हमारे इकोलॉजी है, जो हमारा पारिस्थितिकी है, उसमें क्या रखने के लिए? बैलेंस रखने के लिए हमें क्या जरूरी है? कंजर्वेशन जरूरी है। टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, मतलब जो स्पीसीज हैं उनको खत्म होने की कगार से बचाने के लिए हमें उनका क्या जरूरी है? कंजर्वेशन जरूरी है। टू सपोर्ट ट्राइबल कम्युनिटीज, किसको सपोर्ट करने के लिए? ट्राइबल कम्युनिटीज को, जनजाति समुदाय को सपोर्ट करने के लिए। टू मेंटेन क्लाइमेट एंड रेनफॉल पैटर्न, ठीक है, किसके लिए हमें जरूरी है? जो क्लाइमेट है, बदलता मौसम है, बदलता जो हमारा क्लाइमेट है, और जो रेनफॉल पैटर्न्स है, जो बारिश होती है उसका पैटर्न है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कौन कौन से स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं? एक तो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, ठीक है। कब चलाया गया प्रोजेक्ट टाइगर? कब चलाया गया? आपको याद रखना, ईयर 1973 में। इसका एम क्या था? सेव टाइगर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, मतलब टाइगर्स को विलुप्त होने से बचाना। टाइगर रिजर्व बनाए गए, कॉर्बेट में बनाया गया उत्तराखंड सबसे पहला, फिर उसके बाद सुंदरबन बनाया गया वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इसके बाद बांधावोड़ बनाया गया, कान्हा बनाया गया कहाँ पे? एमपी में। फिर रणथंभौर बनाया गया कहाँ पे? राजस्थान में। इसके बाद प्रोजेक्ट राइनो चलाया गया। प्रोजेक्ट राइनो किस लिए चलाया गया? टू सीव द वन हॉर्न राइनो साइरस, तो मतलब जो एक सींग वाले हिरण होते हैं उनको मतलब राइनोसायरस होते हैं, उनको बचाने के लिए, राइनोसायरस अलग होते हैं, उनको बचाने के लिए क्या चलाया गया जी? प्रोजेक्ट राइनो चलाया गया। उसमें कौन कौन से एरिया कवर किए गए? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम का जो एरिया है वो कवर किया गया। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया। कब चलाया गया? आपको हमने देखा प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? 1973 में। उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट कब चलाया गया? 1992 में। इसका एम क्या था? एलिफेंट को रेस्क्यू करना, उनके हैबिटेटल जो हैबिटेट है उनके जो जगह हैं जहाँ क्या रहते हैं, एलिफेंट रहते हैं, उनको बचाना। लीगल मेजर कौन कौन से हैं इसमें? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया कब? 1972 में। बैन ऑन हंटिंग, मतलब शिकार पे बैन लगा दिया गया। एंड ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, जो वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट से उनके ट्रेड पे, व्यापार पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लाया गया कब? 1980 में। तो ये आपको एक्ट तीनों याद रखने हैं। इसके बाद प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है। यहाँ पे किसका प्रोटेक्शन किया जाता है? एनिमल्स का। ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ रहती हैं बट लिमिटेड। तो आपको प्रोटेक्टेड एरियाज की हम बात करेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो उसमें क्या रहता है? एनिमल्स का प्रोटेक्शन किया जाता है और ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउ रहती हैं बट लिमिटेड। आप ह्यूमन एक्टिविटीज कर सकते हैं उसमें, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। एग्जाम्पल, गिर सेंचुरी बनाई गई, ठीक है, गुजरात में शेरों के लिए। फिर उसके बाद सरिस्का सेंचुरी बनाई गई कहाँ पे? राजस्थान में। इसके बाद आता है नेशनल पार्क्स। देखो, नेशनल पार्क में किसी भी प्रकार की कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं अलाउ होती है, तो नो ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड। प्रोटेक्ट एनिमल, किसके लिए? एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और लैंडस्केप को प्रोटेक्ट करने के लिए। चलिए, इसके एग्जांपल कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर। अब कुछ बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए। प्रोजेक्ट लार्ज इकोसिस्टम एरियाज, मतलब जो इकोसिस्टम है उसको, मतलब प्रोजेक्ट के थ्रू क्या करना? बड़ा बना देना। हैव, तो उसमें 3 जोन बनाए गए। कौन कौन से? 3 जोन्स। एक तो कोर, एक बफर और एक
मैनिपुलेशन, ठीक है। कौन कौन से जॉइंट बनाए गए, कोर, बफर और मैनिपुलेशन। अलग अलग एक्टिविटीज़ के हिसाब से किस किस एरिया में कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड है। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, नीलगिरी, नंदा देवी और सुंदरबन। अब इसके बाद कम्युनिटी एंड लोकल इनिशिएटिव लिए गए। लोकल कम्युनिटीज़ प्ले अ मेजर रोल इन कंजर्वेशन, तो जो वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ पे जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे चिपको मूवमेंट कब हुआ, 1973 में। विलेजर्स इन उत्तराखंड हग्ड ट्रीज टू प्रिवेंट कटिंग, मतलब वो पेड़ों से चिपक गए, किसके लिए, पेड़ों की कटाई से बचाने के लिए। चिपको मूवमेंट काफ़ी फेमस हुआ था इंडिया में। इसको लीड किसने किया, सुंदरलाल बहुगुणा ने। इसके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लाया गया, ठीक है। इसको स्टार्ट कब हुआ, ये ओडिशा में। कब स्टार्ट हुआ, 1988 में, ठीक है। कब, किस लिए, इन्वॉल्व विलेजर इन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, तो उसमें इन्वॉल्व कर लिया गया किसको, गांव वाले लोगों को, और किसके लिए, फॉरेस्ट के प्रोडक्शन के लिए और मैनेजमेंट के लिए। अब इसके बाद है सैक्रेड ग्रुप्स हैं, जिसमें फॉरेस्ट पैचेस प्रोटेक्टेड ड्यू टू रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है। सैक्रेड ग्रुप में क्या किया गया, मतलब उनके पेड़ों का उनका धार्मिक महत्व जोड़ के पेड़ों को बचाया गया। फाउंड इन कहाँ पे, सबसे ज़्यादा राजस्थान में, मेघालय में और कर्नाटक में। उसके बाद बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया। कब, मूवमेंट टू कंजर्व इंडिजीनियस सीड्स, मतलब पर्टिकुलर कुछ सीड्स हैं उनको बचाने के लिए बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया। अब रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज़, क्या क्या रोल है जो हमारी लोकल कम्युनिटीज़ है उसका, देखिए। प्रोटेक्ट वाटर सोर्सेज एंड पेस्चर्स, वो क्या करते हैं, वाटर सोर्सेज को और पेस्चर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। एक्ट एज वॉच डॉग्स ऑफ फॉर पोचिंग, तो पोचिंग के लिए एज अ मतलब देखते रहते हैं वॉच डॉग की तरह, ठीक है। हेल्प प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स, जो जंगलों में आग लग जाती है उनको क्या करते हैं, उनको बचाते हैं, उनको बुझाते हैं, लगने नहीं देते हैं। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी थ्रू ट्रेडिशंस, जो उनके ट्रेडिशंस हैं उनके थ्रू क्या करते हैं, अपनी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं। अब इसके बाद है फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, कितना इंडिया में फॉरेस्ट कवर है। करंट फॉरेस्ट कवर की हम बात करें तो कितना है, अराउंड 20% टोटल लैंड एरिया, मतलब जो इंडिया का टोटल लैंड एरिया है उसका 20% क्या है, फॉरेस्ट हमारा कवर है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब लाई गई, 1952 में। इसका टारगेट क्या था, 33% फॉरेस्ट कवर, मतलब 33% फॉरेस्ट कवर हो। आई थिंक जो ये स्टेट है मध्य प्रदेश ही है सबसे आगे, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, फॉरेस्ट कवर है, अप्रॉक्स 33% के आसपास है। रीजन्स फॉर लो फॉरेस्ट कवर, क्या क्या रीज़न है जिससे मतलब फॉरेस्ट कवर क्या है, लो है। एक तो क्या है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, तो अब जनसंख्या बढ़ेगी या तो लोग बढ़ सकते हैं या प्लांट बढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चरल नीड्स, मतलब खेतों की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, मतलब ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा फूड की ज़रूरत है। अर्बन एक्सपेंशन, ठीक है, सिटीज़ बढ़ती जा रही हैं धीरे धीरे करके। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण हो रहा है, धीरे धीरे इंडस्ट्री बढ़ती चली जा रही हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसमें, जैसे कि पोचिंग। पोचिंग क्या है, इलीगल हंटिंग, किलिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब इलीगल हंटिंग की जाती है, मतलब किसी उसका कोई लीगल मतलब वैध नहीं है, वो अवैध है। अवैध तरीके से क्या की जाती है, जानवरों का शिकार किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है, किसके लिए, उनको बेच देते हैं, उनकी स्किन को बेच देते हैं। हैबिटेट क्या होता है, नेचुरल होम ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज रहती हैं उनका प्राकृतिक घर होता है, उसको हैबिटेट बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी तो हम पढ़ चुके हैं, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कंजर्वेशन क्या है, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। सस्टेनेबल यूज़ क्या होता है, जैसे हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी हम अपने जो रिसोर्स हैं उन्हें बचा के रखें, मतलब उस हिसाब से यूज करें कि आने वाली जनरेशन भी उनका यूज कर पाएँ। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, लार्ज स्केल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, लार्ज स्केल में किसको करना, फॉरेस्ट को क्लियर कर देना। इकोसिस्टम, इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, तो इकोसिस्टम क्या होता है, जो हमारा इंटरेक्शन किसके बीच, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच। अब इसके बाद सॉइल, वाटर, क्लाइमेट एंड उनके इम्पैक्ट हैं जो फॉरेस्ट में पड़ते हैं। फॉरेस्ट टाइप्स डिपेंड ऑन रेनफॉल, सॉइल टाइप एंड टेम्परेचर, तो जो फॉरेस्ट का टाइप है किस पर डिपेंड करता है, आपकी रेनफॉल पे, मतलब कैसा रेनफॉल है, मतलब कैसी बारिश हो रही है वहाँ पे, मिट्टी का टाइप कैसा है और टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। वहीं आप राजस्थान में देखेंगे तो आपको फॉरेस्ट कवर कम मिलेगा। आप ऐसे स्टेट में देखेंगे जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है, यहाँ पे मॉइस्चर भी है, तो वहाँ पे आपको फॉरेस्ट कवर ज़्यादा मिलेगा। क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स इन माइग्रेशन, तो क्लाइमेट चेंज से क्या होता है, माइग्रेशन होता है, लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाते हैं। ब्रीडिंग एंड लाइफ स्पैन ऑफ स्पीसीज, तो स्पीसीज की लाइफ स्पैन घट जाती है, तो ब्रीडिंग भी है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब कुछ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्वेश्चन आंसर आपके लिए हुए हैं, क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो आप इनके आंसर लिखने का ट्राई कीजिएगा। नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक्सप्लेन एनी 3 ह्यूमन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, तो आपको 3 ऐसे क्या बताने हैं, ह्यूमन फैक्टर बताने हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब फॉरेस्ट के डिप्लीशन के लिए।
अभी हम सारा देख चुके हैं। आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या करना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क के बीच आपको डिफरेंस बताना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कम्युनिटीज इन कंजर्वेशन, जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनका कंजर्वेशन में क्या रोल है, कैसे वो अपने मतलब प्रोटेक्ट करती है एनवायरमेंट को। इसके बाद 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब गवर्नमेंट मेजर्स टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंडिया। गवर्नमेंट क्या क्या मतलब प्रोटेक्शन के लिए क्या कर रही है, कंजर्वेशन के लिए कर रही है, किसके लिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लिए। एक्सप्लेन वेरियस कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज, अभी हम देख चुके हैं सारी कैटेगरीज की एक हमने टेबल देखी ना, जिसमें नॉर्मल थी, इंडेंजर्ड थी और एक्सटिंक्ट स्पीसीज थी। एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ डिप्लीशन एंड, अब हमने कॉजेज भी देख चुके हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ और जो आपकी नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं वो हम देख चुके हैं। जो फ्लोरा एंड फौना है उसका क्या कारण है जो डिप्लीशन होने का। अब देखो इस चैप्टर से मैप वर्क भी आ जाता है 1 और 2 मार्क्स का, तो आप देख सकते हैं जो इंडिया की फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उन्हें आप मैप में शो कर सकते हैं। आपको देखो ये आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। नेशनल पार्क्स हैं जिसमें मेन है कौन कौन से, कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, गिर। बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं किस किस स्टेट में, नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरबन है। देखो सुंदरबन तो आपका कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। नंदा देवी ये आपका आई थिंक उत्तराखंड में है, और नीलगिरी भी आप एक बार देख लीजिए, ये तमिलनाडु में है शायद। एरियाज विथ डेंस फॉरेस्ट कवर, तो और कौन कौन से एरिया हैं जिसमें घना जंगल है। तो आई होप आपको ये हमारे जो ब्रीफ नोट्स हैं, या आप इनको शॉर्ट नोट्स मानो, या हमने डिटेल में ये पूरे कंप्लीट नोट्स जो लिए हुए हैं, इसकी हेल्प से आप अपने एग्जाम में और अच्छा कर पाएंगे। और आपको अगर कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में और आपके डाउट क्लियर कर देंगे। अभी हम ओनली टॉपिक पर फोकस कर रहे हैं, इसके बाद हम डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, and please share with your friends and family also. Okay, so we'll meet in the next session. Okay, goodbye, have a good day.